इस बार पेड़ ने कैसा फल दिया, आप ये सोच ही रहे होंगे। कहीं फल कम तो नहीं रहा, या अनइवन साइज मिला हो, कुछ ब्रांचेस लदी रहीं और कुछ एकदम खाली। तो सवाल ये है, क्या वजह रही इस फर्क की? क्या पोषण में कमी थी या प्रूनिंग का तरीका गड़बड़ था? कई बार हम ब्रांचेस को सहेजते हुए उन्हें शेप तो दे देते हैं, लेकिन अनजाने में वो टहनियां ही काट बैठते हैं जिन पर फल आना था। वो मेहनत जो पेड़ संवारने में लगी थी, क्या वो कहीं फल देने वाली शूट्स ही तो नहीं छीन गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी वैरायटी टिप बेयरिंग थी और आपने उसे स्पर बेरर समझकर प्रून कर दिया? आज के इस एपिसोड में हम इसी कंफ्यूजन की परतें खोलेंगे, स्पर और टिप बेयरिंग वैरायटीज की सही पहचान और उनके लिए अलग अलग प्रूनिंग स्ट्रैटेजीज, ताकि प्रोडक्शन सिर्फ दिखावे में न हो, जमीन पर भी नजर आए। आप देख रहे हैं हार्मोनिक रूट्स, एक ऐसा चैनल जिसका मकसद है खेती को ज्ञान, विज्ञान और संतुलन के साथ जोड़ना। हम चाहते हैं कि हर किसान अपने डिसीजंस खुद ले, कॉन्फिडेंटली और साइंटिफिकली। सेब संडे की इस सीरीज में अब तक हम कई जरूरी पहलुओं को छू चुके हैं, फ्रूट ड्रॉप, ऑर्चर्ड स्ट्रेस, कॉम्पोस्ट टी और हार्वेस्टिंग की टाइमिंग जैसी चीजों को, और आज हम आ पहुंचे हैं उस जगह जहां फल लगते हैं या नहीं लगते। तो अगर आप चाहते हैं कि अगली सीजन में आपके प्रूनिंग का पूरा फल मिले, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सेब के हर पेड़ की एक आदत होती है, कुछ वैरायटीज ऐसी होती हैं जिनमें फल पुराने ब्रांचेस से निकले छोटे छोटे शूट्स पर बनता है, जो तने के पास क्लस्टर्ड रहते हैं और हर साल उसी जगह फल देते हैं। इन्हें स्पर कहा जाता है। वहीं कुछ वैरायटीज हर साल नई शूट के सिरों पर फल देती हैं, यानी पेड़ की जो टहनी इस साल निकली है उसी के छोर पर फल बनेगा। इन्हें कहते हैं टिप बेरर्स। स्पर बेयरिंग वैरायटीज में एक बार स्पर बन गया तो वो कई सालों तक फल देता रहता है और प्रूनिंग से उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि लाइट प्रूनिंग से वो और प्रोडक्टिव हो जाते हैं। लेकिन टिप बेयरिंग वैरायटीज में बात बिल्कुल उल्टी होती है। अगर आपने प्रूनिंग करते समय नई शूट का सिरा ही काट दिया तो उस साल उस शाखा से कोई फल नहीं मिलेगा। यही वजह है कि प्रूनिंग से पहले ये समझना जरूरी है कि आपकी वैरायटी स्पर बेरर है या टिप बेरर, क्योंकि प्रूनिंग का तरीका उसी पर आधारित होता है। बहुत बार किसान यही मूल फर्क नहीं समझ पाते और फिर ऑर्चर्ड में ऐसा होता है कि एक साल पेड़ लदा रहता है और अगले साल पेड़ लीफी तो होता है, लेकिन फल नहीं देता। अब जब आपको स्पर और टिप बेयरिंग का बेसिक फर्क समझ में आ गया है, तो अगला लॉजिकल सवाल उठता है, कौन कौन सी कॉमन एप्पल वैरायटीज किस कैटेगरी में आती है? इसी को अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अपनी वैरायटी का बेयरिंग टाइप किसान कैसे जाने? तो इसके लिए सबसे पहले कुछ कॉमनली प्लांटेड एप्पल वैरायटीज को समझते हैं और ये देखते हैं कि वो स्पर बेयरिंग है, टिप बेयरिंग है या दोनों का कॉम्बिनेशन। रॉयल डिलिशियस और उससे जुड़ी ज्यादातर ट्रेडिशनल वैरायटीज जैसे रेड डिलिशियस, रिच ए रेड, वांस डिलिशियस या टॉप रेड, ये सभी स्पर बेयरिंग कैटेगरी में आती है। इन पेड़ों में पुराने ब्रांचेस से लगे स्पर हर साल फल देते रहते हैं। इनमें प्रूनिंग की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, आप हल्के से लेकर मॉडरेट लेवल तक प्रून कर सकते हैं और फिर भी अगले साल प्रोडक्शन बना रहता है। अब कुछ मॉडर्न वैरायटीज आती हैं जो पूरी तरह या काफी हद तक टिप बेयरिंग होती है, जैसे अन्ना, डॉसट गोल्डन, ट्रॉपिकल ब्यूटी। इनमें फल हर साल नई निकली हुई शूट के सिरों पर बनता है। अगर आपने प्रूनिंग में इन शूट्स को शॉर्टन कर दिया तो आपने फ्रूटिंग पोजीशन ही काट दी। क्रिप्स पिंक, जिसे आप पिंक लेडी के नाम से भी जानते हैं, ये वैरायटी थोड़ा अलग है। इसमें स्पर और टिप दोनों तरह का फ्रूटिंग पैटर्न होता है, लेकिन ज्यादातर फ्रूट टिप्स पर ही आता है। इसलिए प्रूनिंग करते समय बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। कुछ वैरायटीज ऐसी भी होती हैं जिनका फ्रूटिंग हैबिट मिक्स होता है, जैसे सुपर चीफ या ओरेगन स्पर। इनमें कुछ स्पर बनते हैं, लेकिन साथ ही कुछ शूट्स टिप बेयरिंग की तरह बिहेव करती है। ऐसी वैरायटीज में प्रूनिंग डिसीजंस ट्री की ओवरऑल शेप और शूट बिहेवियर देखकर लिए जाते हैं। इसलिए सिर्फ वैरायटी का नाम जान लेना काफी नहीं होता, उसकी फ्रूटिंग हैबिट को भी क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ता है। तभी प्रूनिंग सही दिशा में काम करता है और प्रोडक्शन स्टेडी बना रहता है। अब जबकि वैरायटीज की क्लासिफिकेशन समझ आ चुकी है, तो अगला सवाल ये आता है, इन दोनों टाइप्स के लिए प्रूनिंग का तरीका कैसे अलग होता है? चलते हैं अब उस प्रैक्टिकल हिस्से की ओर। अब जब हम जान चुके हैं कि स्पर और टिप बेयरिंग वैरायटीज में फर्क क्या है और कौन कौन सी वैरायटीज किस कैटेगरी में आती हैं, तो अगला सबसे जरूरी सवाल है, इन दोनों के लिए प्रूनिंग कैसे अलग होनी चाहिए? स्पर बेयरिंग वैरायटीज की प्रूनिंग स्ट्रैटेजी काफी फ्लेक्सिबल होती है। इनमें फ्रूट पुराने स्पर पर रिपीट होता है, यानी अगर वो स्पर इंटैक्ट रहे तो हर साल वहां से फल निकल सकता है।
इसलिए स्पर बेयरिंग ट्रीज में आप मॉडरेट प्रूनिंग कर सकते हैं। कुछ पुराने स्पर को हटा सकते हैं, कुछ को ट्रिम करके लाइट रिन्यूअल दे सकते हैं ताकि स्पर क्राउडेड न हो और फ्रूट क्वालिटी बेहतर बनी रहे। ये प्रूनिंग स्ट्रक्चर भी बनाए रखती है और नए प्रोडक्टिव स्पर के लिए जगह भी देती है। ओवरक्राउडेड स्पर को हटाना जरूरी होता है क्योंकि बहुत ज्यादा डेंसिटी से फ्रूट साइज और यूनिफॉर्मिटी दोनों पर असर पड़ता है। अब दूसरी तरफ टिप बेयरिंग वैरायटीज की प्रूनिंग स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। इनमें शूट के एकदम सिरे पर पल बनता है और यही शूट हर साल नई बनती है। अगर आपने प्रूनिंग करते समय वो शूट शॉर्टन कर दी तो आपने फ्रूटिंग पॉइंट ही काट दिया। इसलिए टिप बेयरर्स में बहुत हल्की प्रूनिंग की जाती है। शेप कंट्रोल करने के लिए बस लाइट हेडिंग या डिजीज्ड ब्रांच रिमूवल करना काफी होता है। आपको शूट डेवलपमेंट अलाउ करना होता है ताकि अगली सीजन में उसके टिप पर फ्रूट बन सके। मिक्स्ड वैरायटीज में सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी होती है। यहाँ एक एक ब्रांच को देखना होता है, उसके पिछले साल के फ्रूटिंग पैटर्न के हिसाब से डिसीजन लेना होता है कि उसे शॉर्टन किया जाए या स्पर रिटेन किया जाए। कई बार यही मिक्स्ड वैरायटीज ऑर्चर्ड में सबसे ज्यादा गलती करवाती है क्योंकि प्रूनिंग में कंसिस्टेंसी रखनी मुश्किल होती है। लेकिन एक बात तय है, चाहे स्पर बेयरर हो या टिप बेयरर, अगर आप ब्लाइंडली प्रून करेंगे बिना फ्रूटिंग हैबिट को समझे तो प्रोडक्शन हर साल घटता जाएगा और पेड़ की क्षमता भी। अब प्रूनिंग की टेक्निकल बातें समझ आ गई हैं, तो एक और जरूरी पहलू है जिस पर ध्यान देना चाहिए, स्पर एग्जॉस्शन और अल्टरनेट बेयरिंग का। इसका क्या मतलब होता है और ये क्यों होता है, आइए अगली कड़ी में समझते हैं। अब तक हमने प्रूनिंग की स्ट्रैटेजीज समझी, लेकिन एक ऐसा पहलू है जो अक्सर ऑर्चर्ड में धीरे धीरे असर दिखाता है और किसान को समझ ही नहीं आता कि गलती कहाँ हो रही है। ये है स्पर एग्जॉस्शन। स्पर बेयरिंग वैरायटीज में जब किसी एक स्पर से लगातार पल लिया जाता है तो वो स्पर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। हर साल बिना ब्रेक के पल देने से उसकी ताकत कम हो जाती है और एक समय के बाद या तो उस स्पर पर छोटे पल लगते हैं या फिर बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं। इसे ही कहते हैं स्पर एग्जॉस्शन। अब अगर पूरे पेड़ पर यही हो रहा हो, यानी सभी स्पर ओवरलोड हो चुके हो और उनका रिन्यूअल नहीं हो रहा, तो वो ऑर्चर्ड अल्टरनेट बेयरिंग में चला जाता है। अल्टरनेट बेयरिंग मतलब एक साल बहुत ज्यादा फल और अगले साल लगभग खाली पेड़। ऐसे केसेस में प्रूनिंग को सिर्फ शेप मेंटेन करने के लिए नहीं, बल्कि स्पर को रिफ्रेश करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आप सिलेक्टिव थिनिंग करें, कुछ पुराने स्पर हटा दें ताकि नए शूट्स निकलें जो अगले साल फ्रेश स्पर बनाएं। स्पर बेयरिंग पेड़ों को हर साल हल्की ब्रीदिंग स्पेस देना जरूरी होता है, वरना वो पेड़ दिखने में हरा भरा होगा लेकिन अंदर से फ्रूटिंग कैपेसिटी धीरे धीरे खोता चला जाएगा। अब टिप बेयरिंग वैरायटीज की बात करें तो उनमें स्पर एग्जॉस्शन का इशू नहीं होता क्योंकि वहां फ्रूट हर साल नए शूट के टिप पर बनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सेफ है। टिप बेयरर्स में अगर शूट डेवलपमेंट ना हो या टिप्स बार बार काट दिए जाएं, तो वहां भी प्रोडक्शन शार्पली गिर सकता है। इसलिए प्रूनिंग में सिर्फ कटाई छटाई नहीं, बल्कि पेड़ की लंबी उम्र और साइकिल को समझकर डिसीजंस लेना पड़ता है। अब जब फ्रूटिंग बिहेवियर और प्रूनिंग का साइंस साफ हो चुका है, तो एक प्रैक्टिकल सवाल यह आता है कि क्या रूट स्टॉक का इससे कुछ लेना देना है? आइए अब ऑर्चर्ड की जड़ों से जुड़े इस कनेक्शन को समझते हैं। अब तक हम फ्रूटिंग हैबिट की बात पेड़ के वैरायटी लेवल पर कर रहे थे, लेकिन ऑर्चर्ड का पूरा बिहेवियर केवल वैरायटी पर नहीं, रूट स्टॉक पर भी बहुत हद तक निर्भर करता है। स्पर बेयरिंग और टिप बेयरिंग दोनों ही प्रकार की वैरायटीज लगभग किसी भी रूट स्टॉक पर ग्राफ्ट की जा सकती है, लेकिन उनका व्यवहार रूट स्टॉक के साथ मिलकर बदल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने स्पर बेयरिंग वैरायटी को ड्वार्फ रूट स्टॉक जैसे M9 पर ग्राफ्ट किया है, तो वो पेड़ कॉम्पैक्ट बनेगा और उसमें स्पर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग कंट्रोल में रहेगी। ऐसे पेड़ों में प्रूनिंग मैनेजेबल होती है क्योंकि पेड़ का फैलाव कम होता है और शूट्स ज्यादा तेजी से ऊपर नहीं भागती। टिप बेयरिंग वैरायटीज को अगर इसी ड्वार्फ रूट स्टॉक पर लगाया जाए तो शूट डेवलपमेंट बहुत सीमित हो सकता है और प्रूनिंग के बाद नए टिप्स कम बनेंगे। इसका असर प्रोडक्शन पर भी पड़ेगा। इसलिए हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स में स्पर बेयरिंग वैरायटीज को ज्यादा तरजीह दी जाती है क्योंकि उनकी कैनोपी प्रिडिक्टेबल होती है, ट्रेनिंग और प्रूनिंग स्ट्रक्चर्ड ढंग से की जा सकती है और फ्रूटिंग पोजीशन समय के साथ स्टेबलाइज होती है। दूसरी ओर टिप बेयरिंग वैरायटीज को अगर आप विगरस रूट स्टॉक पर लगाते हैं, जैसे MM111 या सीडलिंग रूट स्टॉक, तो शूट डेवलपमेंट अच्छा होता है, टिप्स ज्यादा बनते हैं और फ्रूटिंग कैपेसिटी बेहतर रहती है। लेकिन यहाँ आपको स्पेसिंग, लाइट पेनिट्रेशन और कैनोपी मैनेजमेंट का ध्यान ज्यादा रखना होता है क्योंकि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ भी फ्रूटिंग पैटर्न को डिसरप्ट कर सकती है।
इसलिए ऑर्चर्ड लेआउट बनाते समय सिर्फ वैरायटी नहीं, वैरायटी और रूट स्टॉक का कॉम्बिनेशन देखना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि वैरायटी टिप बेयरिंग हो और आपने उसे ऐसी जगह लगा दिया हो जहां शूट डेवलपमेंट ही सीमित हो रहा है। अब सवाल आता है, अगर किसी किसान को ये सब टेक्निकल नॉलेज पहले नहीं थी, तो वह अपनी वैरायटी का बेयरिंग हैबिट कैसे पहचाने? इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं, आइए अब आखिरी हिस्से में उन्हें समझते हैं। अब एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल, अगर आपने पेड़ नर्सरी से लिया है और वैरायटी का बेयरिंग हैबिट कंफर्म नहीं है, तो आप कैसे जानेंगे कि वो स्पर बेरर है या टिप बेरर? इसका सबसे सीधा तरीका है ऑब्जर्वेशन। एक सीजन लाइटली प्रून कीजिए और ध्यान से देखिए कि फल कहाँ लगते हैं। अगर फ्रूट पुराने शूट से निकले स्पर जैसे हिस्सों पर रिपीट हो रहा है, तो वो स्पर बेयरिंग वैरायटी है। अगर फ्रूट सिर्फ नए निकले शूट्स के हेड पर दिख रहा है, यानी जो शूट इस साल निकली उसी के छोर पर फल बना है, तो समझ जाइए कि वो टिप बेयरिंग वैरायटी है। दूसरा तरीका है फील्ड एक्सपीरियंस। अपने आसपास के ऑर्चर्ड ग्रोअर्स से पूछिए या नर्सरी से वैरायटी के बारे में डिटेल्ड इन्फो लीजिए। फ्रूटिंग हैबिट की जानकारी ज्यादा ऑथेंटिक यहीं से मिलती है। लेकिन सबसे जरूरी है पेड़ को सिर्फ उसकी वैरायटी के नाम से नहीं, उसके व्यवहार से समझना। क्योंकि प्रूनिंग डिसीजंस तभी फल देंगे जब वो पेड़ के फ्रूटिंग पैटर्न के साथ अलाइंड हों। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको वो क्लैरिटी मिली होगी जिससे आप अपने ऑर्चर्ड में प्रूनिंग को एक थॉटफुल डिसीजन बना सकें, ना कि एक रूटीन काम। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अपने ऑर्चर्ड वाले सर्कल में जरूर शेयर करें, क्योंकि ज्यादातर नुकसान गलती से नहीं, गलत समझ से होता है। और अगर आप ऑर्चर्ड प्लानिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग और वैज्ञानिक सोच से जुड़ी फार्मिंग की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो हार्मोनिक रूट्स चैनल से जरूर जुड़िए। हमारा यही मिशन है कि किसान का हर फैसला इन्फॉर्म्ड हो, जमीन से जुड़ा हो और लंबे समय तक फल देने वाला हो। तो अगले सेब संडे में फिर मिलेंगे एक और जरूरी विषय के साथ, जहां बात सिर्फ फल की नहीं बल्कि पेड़ की समझ की होगी। तब तक के लिए पेड़ से जुड़ाव बनाए रखिए और मिट्टी से दोस्ती।